हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। ज्योग्राफी प्री PYQ सीरीज अब लगभग समाप्त होने वाली है। यदि अभी तक आपने पूरी सीरीज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फ्री टाइम निकालकर इन सीरीज के सभी वीडियोस को अवश्य देखें। ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके भी PYQ स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर YT यानी कि YouTube प्लेटफॉर्म पर करा दिए गए हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जब भी आप अपना UPSC का अटैम्प्ट दे रहे हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये सीरीज उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है वर्तमान समय में, जो भी 2025 में अपना UPSC का अटैम्प्ट दे रहे हैं। तो वो तो इस सीरीज को देखें ही पूरा पूरा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही यदि आप आगामी वर्षों में अर्थात 2025, 2026 या फिर 27 में अपना UPSC अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आप उस समय भी इस सीरीज को देख सकते हैं। यानी कि ये स्टडी IQIAS हिंदी के YouTube प्लेटफॉर्म पर हमेशा अवेलेबल रहेगी। जब भी आप अपना UPSC का अटैम्प्ट दें, इस सीरीज को एक बार अवश्य देख लें और अपने स्तर पर PYQ टेस्ट सीरीज इसको भी लगाने का प्रयास अवश्य करें। चलिए प्रारंभ करते हैं इस सीरीज को। ये सेकेंड लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट सीरीज में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में ये सीरीज लगभग समाप्त हो जाएगी। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर इस सीरीज की पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनसे भी आप मुझसे कनेक्ट होकर अपनी UPSC की जर्नी को बड़े ही सिस्टमैटिक और साथ में बड़े ही सरल मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करें। क्या विचार करना है? तो उपरोक्त में से किससे होकर मकर रेखा गुजरती है? देखिएगा भाई, कहा जाता है कि वर्तमान सिनेरियो UPSC का चेंज हुआ है। 2009 का ये क्वेश्चन है, तो बट ऑब्वियस है कि इतने सरल क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, परंतु इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना तो अवश्य होता है। जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो वर्ल्ड मैप को देखने पर आपको मालूम चलता है कि भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भूभागों में डिवाइड करती है, एक है उत्तरी गोलार्ध और एक आता है दक्षिणी गोलार्ध वाला सेक्शन। इसमें जो उत्तरी गोलार्ध है, यहां पर आप पाएंगे कि जो स्थल खंड है इसकी संख्या ज्यादा है, और साथ में जब आप नीचे की ओर आते हैं अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहां जलखंड की संख्या आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है। यदि मैं इस मैप के अकॉर्डिंगली चलूं तो भाई ये जो मकर रेखा की बात हो रही है, अर्थात जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नाम देते हैं, ये कुछ इस भाग से होकर गुजरती है, कुछ इस प्रकार से। जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ इस प्रकार से होकर गुजरेगी। और मकर रेखा को यदि आप देखेंगे तो यह जलखंड से ज्यादा होकर गुजरती है। साथ ही साथ यहां पर एक और कॉन्टिनेंट आता है जिसको नाम दिया जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये है, ठीक। ये इससे भी होकर पास होती है। यानी कि जब आप देखोगे तो ये मोटे मोटे आधार पर कितने महाद्वीपों से होकर गुजर रही है, तो भाई एक आता है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इससे होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना, यहां से होकर गुजरेगी। और साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप से भी ये होकर गुजरती है। साउथ अफ्रीका देश है, नामीबिया, बोत्सवाना, मेडागास्कर, यहां से होकर गुजरती है। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया से भी ये गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में शायद आपको पता होगा कि इसको ओशनिया भी कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके नाम पर एक देश का भी नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, एक महाद्वीप भी है। अब यहां पर जितने भी देश दिए गए हैं, तो भाई ऑस्ट्रेलिया से तो ये गुजरती ही है, ब्राजील के आसपास से भी ये गुजरती है। और कहवा उत्पादन अर्थात कॉफी के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जो जलवायु है, ये इसी कारण से यहां पर आपको दिखाई देती है। नामीबिया के पास से भी गुजरेगी और चिली के पास से भी ये गुजरती है। मतलब कि इनमें से कितने से गुजरती है? तो 1, 2, 3, 4 इन सभी से गुजरती है। परंतु इसके अलावा और क्या क्या इसमें फैक्ट निकल के आ सकता है, तो याद रखिएगा कि जो कालाहारी मरुस्थल का हम नाम सुनते हैं, कालाहारी और साथ ही साथ नामीब डेजर्ट, ये दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका और साथ में नामीबिया में भी स्थित है। नामीब मरुस्थल केवल और केवल नामीबिया में स्थित आता है। जो एंडीज माउंटेन रेंज का आप नाम सुनते हैं, ये भी ये पर्वत श्रृंखला भी इसी मकर रेखा पर स्थित है, यानी कि इसके ऊपर से भी होकर गुजरती है ये मकर रेखा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो आप नाम सुनते हैं, ये भी यहां से गुजरती है। और साथ ही साथ देखा जाए तो एक और कोई चीज है, आटाकामा मरुस्थल भी इसी के समीपवर्ती क्षेत्र में आपको स्थित देखने के लिए मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये तमाम प्रकार की चीजें मकर रेखा के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। केप कैनावेरल
जिस स्थल से अंतरिक्ष यान स्पेस शटल छोड़े जाते हैं किस तट पर स्थित है? तो भाई ये जो केप कैनावरल है ये एक द्वीप है जो कि यूएसए के अंडर में आता है और यूएसए का जो स्थान है जिसको हम फ्लोरिडा के नाम से जानते हैं वहां पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी वर्जीनिया, दक्षिण कैरोलिना, ये सभी अलग अलग महत्व के क्षेत्र हैं जिसमें फ्लोरिडा ये मेनली जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पूछा गया है उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्लोरिडा आता कहां पर है? तो जहां आप मैक्सिको की खाड़ी देखते हैं ना, जिसको वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसी का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका या फिर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। तो ये आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा फ्लोरिडा वाला सेक्शन। ठीक है, इसी से कुछ दूर एक द्वीपीय क्षेत्र आता है जिसको आप कहते हैं केप कैनावेरल। ठीक है, ओगाडन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किन दो देशों ने लड़ाई की थी? तो भाई 1977 के आसपास यदि आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, यानी कि एक विवादित क्षेत्र था। जैसे लाइक भारत और पाकिस्तान के बीच आप इसको LOC के आधार पर समझ सकते हैं। तो 1977 के आसपास इथोपिया और सोमालिया इन दोनों में बहुत ही ज्यादा विवाद होता था। दोनों ही देश इस क्षेत्र पर अपना दावा करते थे, है ना, यानी कि जो जियोपॉलिटिकल एंगल है ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट था। परंतु आज यदि वर्तमान में देखोगे तो 2009 का ये क्वेश्चन है, वर्तमान के कंटेक्स्ट में ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अब इस क्वेश्चन के आधार पर आप ये समझ सकते हो कि किस प्रकार से लोकेशनल एनालिसिस के आधार पर आपसे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे लाइक आज यदि आप देखोगे तो मॉरिशस का जो विवाद है ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। मॉरिशस का जो चागोस आइलैंड वाला क्षेत्र है ये चर्चा में है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज आप देखेंगे तो जो जिब्राल्टर जल संधि वाला क्षेत्र है ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। और सबसे बड़ी बात कि जो मैक्सिको की खाड़ी वाला एरिया है, जो यूएसए कनाडा बॉर्डर वाला क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा डिस्कशन में है, यानी कि करंट सिनेरियो में ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये उस समय चर्चा में था, दैट इज वाई वहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आए थे। अब वर्तमान समय में जो जो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे गाजा पट्टी डिस्प्यूट, जब से ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ है, यानी कि सत्ता में आए हैं ये, जब से आप देखेंगे गाजा पट्टी का विवाद भी चर्चा में है, कनाडा और यूएसए बॉर्डर भी चर्चा में है, मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र भी चर्चा में है, बार बार यूक्रेन के जो जेलेंस्की का विवाद है ये भी चर्चा में आ रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर का बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। तो इनका जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है या फिर इनका जो भी ज्योग्राफिकल करंट पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिनेरियो के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, परंतु इनके आधार पर आप देख सकते हैं कि भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पूछा गया है कि उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं की बात हो रही है, यानी कि एक जगह प्रसिद्ध स्थल की बात की गई है और ये प्रसिद्ध स्थल किस देश में है ये बोला गया है। चलिए, कान, नो डाउट ये फ्रांस में आता है भाई। कान एक क्षेत्र है फ्रांस का, इसको फ्रांस का सहारा डेजर्ट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, यानी कि सहारा मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है फ्रांस में, इसको सहारा डेजर्ट या फिर सहारा मरुस्थल की इसको संज्ञा दी जाती है। दावोस ये स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में ये आता है, और यानी कि नीदरलैंड में नहीं आता तो ये वाला गलत हो जाएगा। रोलैंड गैरोस ये आता है फ्रांस में, नीदरलैंड में नहीं है ये तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। और सही सुमेलित है की बात हो रही है, मतलब कि केवल और केवल एक। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई स्टडी IQ IAS हिंदी पर ये तमाम प्रकार के बैचेस आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। जैसे कि ये संपूर्ण बैच, यदि सबसे पहले तो ये मॉर्निंग बैच है ना, नहीं सॉरी ये मार्च का बैच है। ठीक है, मैं मॉर्निंग पढ़ रहा था इसको, ये मार्च का बैच है, संपूर्ण बैचेस हैं ये। अब संपूर्ण बैचेस होते क्या हैं, तो इसमें हमने बैचेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सभी की जो फीस है ये अलग अलग है। सबसे ज्यादा जो फीस है ये है प्लेटिनम की, उससे कम है गोल्ड की और सबसे कम है सिल्वर की। यानी कि हमने स्टूडेंट की जो आर्थिक स्थिति है इसको मद्देनजर रखते हुए इन बैचेस को डिवाइड कर दिया है। सभी में जो जो आपको क्वालिटीज मिलेंगी, यानी कि क्वालिटीज तो नहीं फिर भी कह सकते हैं कि जो आपको सुविधाएं मिलेंगी इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा तो इस पर डिटेल्ड वीडियो मैं कभी और बनाऊंगा। वैसे ऑलरेडी स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, तो मैं आपको मोटे मोटे आधार पर बता देता हूं कि ये संपूर्ण बैचेस हैं। ये प्लेटिनम का प्राइस है, यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करेंगे तो बैच अभी शुरू हुआ है तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं बड़े ही निष्फिक्रता के साथ। और मैं दावा करता हूं कि इनका यदि आप पार्ट बनेंगे, यानी कि किसी भी बैच का यदि आप पार्ट बनते हैं
तो आपकी यूपीएससी की जर्नी बड़े ही सिस्टमैटिक मैनर में कंप्लीट कराने का दावा करता है स्टडी IQ IAS हिंदी। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, यानी कि टीचर्स आएंगे, टीचर्स आपको पूरा सपोर्ट देंगे, मेंटोर टीम होगी, मेंटोर टीम आपको पूरा पूरा सपोर्ट देगी, परंतु उसके साथ साथ आपको भी उतने ही डेडिकेशन के साथ अपनी यूपीएससी की जर्नी में मेहनत करनी होगी, ताकि सिलेक्शन आपकी भी मेहनत और हमारी भी मेहनत, दोनों की मेहनत से होता है, तो ये आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। यहां पर जो सिल्वर बैचेस हैं उनका प्राइस है 9,999 रुपए, यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करते हैं तो। ये तमाम प्रकार के फीचर्स हैं जो कि आपको इन संपूर्ण बैचेस के अंतर्गत अवेलेबल कराए जाते हैं, और वो स्टूडेंट जो कि 2025 में अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए SIP प्लस प्रोग्राम है, और ये SIP प्लस अंतिम बैच है 2025 का। ये 18 मार्च से यहाँ पर कक्षाएं प्रारंभ हैं, शाम को 6 बजे से ये कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। और यदि आप अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है, प्रारंभिक अवस्था में है, तो आपके लिए NCERT बुक्स हैं, 5 पुस्तकों का ये सेट है, ये भी आप अवेल कर सकते हैं AKV लाइव कोड का यूज करके 1459 रुपए में। इसकी क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक स्टेज होती है यूपीएससी की जर्नी की, वो NCERT से होकर गुजरती है। अब NCERT कहा जाता है कि 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ लीजिए, तो हर एक सब्जेक्ट की 6 से लेकर 12 तक NCERT पढ़ना ये कोई आसान बात नहीं है, और उसमें समझ में भी नहीं आता है कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो NCERT का एक सेट बना दिया है, जिसमें यदि आप ये ले लेते हैं तो बस इसको आप रीड ऑन कर लें, और इसके बाद आप अपनी एडवांस की तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन बैचेस में आपका बेसिक भी कंप्लीट कराया जाता है। 2026 के हैं तो भी आपके लिए बैचेस हैं, 2027 के हैं तो भी आपके लिए बैचेस हैं। इन बैचेस से ज्वाइन होने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS हिंदी आप सभी के लिए लेकर आया है गिव अवे प्रोग्राम। यदि आपको इस सारथी प्रोग्राम का पार्ट बनना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया फॉर्म है उसको फिल कर दें, और यदि ये नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जाकर इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके तहत आप निश्चित तौर पर बड़े ही सुंदर गिव अवे का पार्ट बन सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करें और ज्वाइन होना ना भूलें इस सारथी प्रोग्राम से। कल शाम 7 बजे जाकर नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लीजिए। थैंक यू। निम्नलिखित में से कौन सा देश मालडोवा के साथ सीमा साझा करता है, तो मैं आपको बता दूं भाई कि मालडोवा 2 देशों के साथ बेसिकली सीमा बनाता है, एक है रोमानिया और एक आता है यूक्रेन। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में है, मतलब कि बस अब क्या होगा 1 और 2, तो केवल और केवल 1 और 2 ये सही आंसर होगा। इसके अलावा किसी के साथ ये सीमा साझा नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है, तो यदि आप देखोगे भूमध्य रेखा के निकट, तो भाई शहर की बात हो रही है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये श्रीलंका की राजधानी है, ये फिलीपींस की राजधानी है, ये इंडोनेशिया की राजधानी है, ये सिंगापुर है। तो सिंगापुर सबसे निकट स्थित होगा। अब सिंगापुर मैंने कहा कि ये देश है, भाई सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो ये भूमध्य रेखा कुल मिलाकर 13 देशों से होकर गुजरती है। विश्व के लगभग 13 देशों से ये सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारत से ये नहीं गुजरती, ठीक है, हिंद महासागर से गुजरती है, परंतु भारत से नहीं गुजरती। अच्छा, किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है मैं ये बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरेगी ही। दक्षिण अमेरिका के पश्चात ये अफ्रीका महाद्वीप से भी पास होती है, तो अफ्रीका से भी गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चात आप पाएंगे कि एशिया, जी हां, एशिया महाद्वीप से ये गुजरती है। एशिया महाद्वीप से कैसे, तो एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम दिया जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एकमात्र एशिया महाद्वीप का वो देश है जो कि उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये स्थित दिखाई देता है, मतलब कि ये भूमध्य रेखा से सीमा बनाने वाला एकमात्र क्षेत्र है। बाकी आप इसके आसपास देखेंगे तो कई और एरिया हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब कि जिसको नाम दिया जाता है 180 डिग्री 180 डिग्री ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा, ये नाम दिया जाता है। ठीक है, ये जो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये भाई किन किन सागरों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले तो आर्कटिक महासागर, आर्कटिक के पश्चात प्रशांत महासागर से ये गुजरती है। ठीक है, आर्कटिक प्रशांत से भी ये गुजरती है और दक्षिणी सागर वाला जो एरिया है यहां से भी ये पास होती है।
आफ्टर दैट तिथि रेखा के निकट है कौन सा जलडमरू मध्य, तो मलक्का जलडमरू मध्य ये तो भाई जावा सागर को नहीं, दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है, तो ये नहीं होगा। बेरिंग जलडमरू मध्य ये प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है, ये वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। फ्लोरिडा का जलडमरू मध्य ये तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के समीप आता है, फ्लोरिडा के समीप आपको देखने के लिए मिलेगा, और अटलांटिक महासागर के आसपास है, तो प्रशांत महासागर के साथ ये सीमा भी नहीं बनाता। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से ये जोड़ने का कार्य करता है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं ना, तो वर्ल्ड मैप में आप कुछ चीजें एसेंशियल तौर पर पढ़ते हैं, जैसे कि लाइक ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दैट इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाला सेक्शन। इसके ऊपर जब आप जाते हैं तो इसके ऊपर से आपको देखने के लिए मिलेगा मैक्सिको वाला एरिया, ये है हमारा हडसन की खाड़ी वाला क्षेत्र, और जब आप आगे की ओर आते हैं तो ये है अलास्का वाला एरिया, एंड देन कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र। ठीक है, और आगे की ओर आए तो यहाँ पर आपको मिलता है अफ्रीका महाद्वीप वाला सेक्शन, ये है लाल सागर, लाल सागर से आगे ये है फारस की खाड़ी, ये है द ग्रेट इंडिया, एंड देन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इंडोनेशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया वाला सेक्शन, यहाँ पर आती हैं कोरियन कंट्रीज, और यहाँ पर आता है कामचटका का प्रायद्वीप। अब इतने में हमारा काम हो जाएगा, इसीलिए मैं इतना ही मैप रहने देता हूँ। इसके ऊपर से फिर प्रारंभ हो जाता है हमारा यूरोप वाला एरिया, इतने में हमारा काम हो जाना है। देखिएगा, जो फ्लोरिडा जलडमरू मध्य की बात है वो यहाँ पर है फ्लोरिडा, जो जिब्राल्टर की बात हो रही है वो यहाँ पर है, जिस मलक्का की बात हो रही है वो यहाँ पर है, और जिस बेरिंग की बात हो रही है वो यहाँ पर है, और यहीं से पास होती है हमारी कौन सी, यानी कि ये थोड़ी सी ऐसी हिलती सी भी है, तो यहां पर आपको दिखाई देती है 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का नाम दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला गया है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा नहीं बोला गया है यहां पर। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, बेरिंग जलडमरू मध्य इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें माल्टा स्थित है? भाई माल्टा भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, ठीक है, एक द्वीपीय क्षेत्र है, सॉरी बेसिकली, ठीक है, सिसिली द्वीप के आसपास के एरिया में ये पड़ेगा। वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है, 2008 का ये क्वेश्चन है कि मध्य भूमध्य सागर में आता है या फिर पूर्वी भूमध्य सागर में आता है, पश्चिमी भूमध्य सागर में आता है, तो ये तमाम बातें भी आपको याद रखनी है कि मध्य भूमध्य सागर में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। बाल्टिक सागर कहां पर है? तो बाल्टिक सागर यूरोप के समीपवर्ती क्षेत्र में आता है भाई, बाल्टिक सागर यूरोप के समीपवर्ती क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा, और बाल्टिक सागर के तट पर ही स्थित है जो स्वीडन है, उसकी राजधानी स्टॉकहोम। काला सागर के साथ सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। और उत्तरी सागर, इसके तट पर स्थित है एक और देश की राजधानी, जिसको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो नाम दिया जाता है बेसिकली, ये सागर के तट पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? क्या बताने की आवश्यकता है? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक, कहां कहां प्रवाहित होती है? तो भाई मध्य प्रदेश में ये अमरकंटक आता है, और फिर यहां से गुजरने के पश्चात महाराष्ट्र में ये जाती है, गुजरात में ये अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, और दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से, और जो महानदी है ये दंडकारण्य पठार से निकलती है भाई, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, नो डाउट कि उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है, परंतु निकलती दंडकारण्य पठार से। कई बुक्स में बस्तर का पठार भी लिखा हुआ है, गलत नहीं है। तापी नदी ये बैतूल पठार से निकलती है, बैतूल पठार से। ठीक है, ये इतनी नदियां हैं। अब लगभग जब पेड क्लास होती है तो मैं आपको लगभग 100 रिवर्स की प्लॉटिंग कराता हूं। जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि 100 से ज्यादा नदियों की मैं प्लॉटिंग कराता हूं। यदि आपको ये इंडियन ज्योग्राफी भी एक सिस्टमैटिक मैनर में कंप्लीट करनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाना, और वहां पर इंडियन ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार के नाम से, अभिषेक कुमार सर के नाम से वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी बड़े ही सिस्टमैटिक मैनर में मैंने कंप्लीट कराई है। हाँ, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को मैंने ठीक करा दिया है, यानी कि वो करेक्ट हो गई हैं, क्योंकि भाई मैं उस टाइम थोड़ा सा हेजिटेट हो गया था कई वीडियोस में, तो इसीलिए कई त्रुटियां हो गई हैं, उनको नो डाउट मैंने करेक्ट करा दिया है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में स्थित है? देखिएगा, जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिलता है, कहां पर है भाई? तो जहां पर आप छत्तीसगढ़ को देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ही बस्तर का पठार स्थित है। ये अपने लॉ एस के भंडार के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा फेमस है ज्योग्राफिकली। यदि हम देखें, इंद्रावती नदी यहां से गुजरती है, दैट इज वाई इसका नाम पड़ा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
बाकी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप जानते होंगे कि जो मध्य प्रदेश का उमरिया डिस्ट्रिक्ट आता है वहां पर यह आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो डंडेली है यह आपको कर्नाटक के समीप देखने के लिए मिलेगा। राजाजी ये आपको उत्तराखंड के आसपास देखने के लिए मिलेगा। यह आपको दिखाई देता है छत्तीसगढ़ के आसपास वाले रीजन में। ठीक है, तो ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर इंद्रावती नदी के कारण इसका नाम पड़ा है, बस्तर क्षेत्र में यह स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2007 का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? अब देखिएगा कितने ट्रिपिकल तरीके से ये क्वेश्चन किया गया है। आसपास की ही अदर जलडमरू मध्य और स्ट्रेट्स के नाम दिए गए हैं। भाई जलडमरू मध्य और स्ट्रेट में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, इसको बस स्ट्रेट देवनागरी में लिख दिया है। ये जलडमरू मध्य इसका हिंदी रूपांतरण है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। डेविस भी इसी के आसपास है, डोवर भी इसी के आसपास है, डेनमार्क भी इसी के आसपास है, और जिब्राल्टर चूंकि भूमध्य सागर के समीप आ जाता है तो ये थोड़ा सा दूर है। बोला गया है कि एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो जो डोवर जलडमरू मध्य है, ये डोवर जलडमरू मध्य फ्रांस और साथ में यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है, परंतु ये कनेक्टेड होते हैं एक सुरंग के माध्यम से, वो बात यहां पर पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोवर जलडमरू मध्य। कहां पर आता है? तो उत्तर सागर के समीपवर्ती क्षेत्र में ये आपको स्थित देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? बताइए, बताने की आवश्यकता है क्या? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति 10 बार पढ़ा होगा हमने। ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है इसका जो उत्तर पूर्वी तट है वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलती है। उत्तर पूर्वी कोस्ट पर, नॉर्थ ईस्ट जो तटीय क्षेत्र है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। सागर में, कहां पर? तो प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर प्रशांत महासागर के आसपास वाले एरिया में, ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर हुआंगपो नदी बहती है? देखो ध्यान से समझना, हुआंग हो नहीं पूछा, होंग हो अलग होती है। ठीक है, ये पूछा है हुआंगपू, और ये जो हुआंगपू नदी है ये यंगतशी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है भाई, यहां पर याद रखो कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर हुआंगपू नदी प्रवाहित होती है? अब यहां पर शंघाई है, बीजिंग कई लोग इसको समझ लेते हैं, परंतु इसने जो सही आंसर माना था यह शंघाई भाई। 2006 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बरमूडा त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल निम्नलिखित में से किस स्थान तक फैला हुआ है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, यानी कि सही उत्तर चुनना है। बरमूडा ट्रायंगल की बात हो रही है। शायद आपको पता होगा कि जो नॉर्थ अमेरिका वाला क्षेत्र है, नॉर्थ अमेरिका के आसपास के रीजन में ये आपको दिखाई देता है, और ये प्रारंभ होता है कहां से? तो दक्षिणी फ्लोरिडा से ये प्रारंभ होता है। बरमूडा एक आइलैंड भी है वहां पर, प्यूर्टो रिको इसमें आता है। हवाई द्वीप ये प्रशांत महासागर में है, ये यहां पर नहीं देखने के लिए मिलेगा क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल असल में अटलांटिक महासागर में आपको मौजूद दिखाई देता है। तो केवल 1 और 2 इसके सही आंसर होंगे भाई। 2006 का ये क्वेश्चन है। याद रखना कि ये बरमूडा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। यहां पर आता है दक्षिणी फ्लोरिडा वाला क्षेत्र, यहां पर आता है बरमूडा वाला एरिया, और यहां पर एक और कोई आइलैंड है, उस आइलैंड का मुझे नाम नहीं आ रहा एग्जैक्ट, बहामास वाला सेक्शन है ना। तो ये 3 क्षेत्रों को जोड़ता है, फ्लोरिडा, बहामास और बरमूडा को, और ये वाला जो ट्रायंगल बनकर तैयार होता है वो होता है हमारा बरमूडा ट्रायंगल। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह भारत और चीन के अलावा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है? देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह भारत और चीन के अलावा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है? यदि इस पर हम आते हैं तो देखिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का यदि आपको मैप याद हो, भारत और चीन के अलावा म्यांमार की सीमा, देखिए भाई बांग्लादेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर आ जाती है। ठीक है, म्यांमार के साथ मलेशिया सीमा साझा नहीं करता है। थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया तो सीमा साझा नहीं करता, तो ये दोनों में मलेशिया आ गया है। अब देखिएगा, नहीं, बांग्लादेश म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, दक्षिण की ओर से ये बनाता है, बिल्कुल सही है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश ये सीमा साझा करते हैं। ठीक, यही जो क्षेत्र है म्यांमार का, ये अपने अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, और इसी का जो पूर्वी क्षेत्र है ये सागौन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
अच्छा, एक जगह प्रसिद्ध स्थान के नाम दिए गए हैं और दूसरी ओर दिया गया है इनके देशों के बारे में। तो कौन से सही सुमेलित नहीं है की बात हो रही है। बैकनूर रूस में है, ठीक है। बैकनूर को पहले भाई इसको कहा जाता था लेनिस्क, ठीक है। ये कजाकिस्तान का एक शहर है, ना कि रूस का। यह आता है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान, ठीक है। आफ्टर दैट आगे आते हैं तो कोरो, ये फ्रेंच गुयाना में आता है, बिल्कुल सही है। बोरूबुदर ये इंडोनेशिया में है और कान फ्रांस में है। पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, यानी जो पहला है केवल ये सुमेलित नहीं है सही, बाकी सब सही है। अब ये क्वेश्चन कैसे आए होंगे, तो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है भाई। ये हो सकता है कि उस समय 2006 के आसपास, क्योंकि इस समय तो मैं भी तैयारी नहीं कर रहा था, तो 2006 के आसपास ये न्यूज की हेडलाइन बने होंगे, कुछ ना कुछ इन पर डिस्प्यूट हुआ होगा। तो एक और मैं बात बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी पर ही ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए जो मैप इन न्यूज प्रोग्राम चलाया जाता है, वो आपके लिए काफी ज्यादा एसेंशियल हो सकता है, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। यानी कि तमाम प्रकार से आपकी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही आसान बनाने के प्रयास कर रहा है स्टडी IQ IAS हिंदी। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से अवेल कर पाते हैं। ये पूरा डेटा आपके लिए अवेलेबल है, बैचेस अवेलेबल हैं। आप अपनी जर्नी को कितने अच्छे से पूरा करना चाहते हैं और कितने ललक के साथ आप यहां पर अवेलेबल होते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, दोनों ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका भी यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं यहां पर। चलिए, तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो भी मैंने बीच में क्वेश्चन किया होगा उसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और साथ ही साथ इसको शेयर करना अवश्य ना भूलें। यदि पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।